हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स। दोस्तों, इस वीडियो के पहले वर्ग 17 अर्थात हैलोजनों से संबंधित कई वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियोज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो यदि आप चाहें तो पिछले वीडियो को भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो की हमारी मुख्य टॉपिक है हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक बातों को क्लियर कर लेंगे। और ये जो बेसिक बातें हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं: आक्सीकरण, अपचयन, आक्सीकारक और अपचायक। इनके बारे में क्लास 11th में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कई बार इन शब्दों का यूज करने वाला हूँ, तो आपको वहाँ पे कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं आक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने या आक्सीकरण संख्या में वृद्धि को आक्सीकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या किसी पदार्थ की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं उस पदार्थ का आक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है। और आक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है अपचयन, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या आक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं आक्सीकारक और अपचायक पर। इसको आपको ध्यान से समझना है। तो आक्सीकारक से आपको साउंड मिल रहा है आक्सीकरण का, तो आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पर आप कहेंगे जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह आक्सीकारक कहलाता है। तो यहाँ पे आक्सीकारक से हमको साउंड मिल रहा था आक्सीकरण का, तो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, यानी कहा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम आक्सीकारक कहेंगे। इंग्लिश वाले नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। आप जानते हैं कोई एजेंट, जैसे आप कहें कि कोई मान लीजिए कि LIC एजेंट है, तो वो किसी दूसरे की LIC कराता है। इसी प्रकार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऐसे पदार्थ होंगे जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएंगे, और दूसरे का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इनका स्वयं का क्या होगा, तो स्वयं का अपचयन होगा। इसी प्रकार आप अपचायक को भी ध्यान रखें। अपचायक से आपको साउंड मिल रहा है अपचयन का, तो उल्टा कर दें और कहें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। या फिर इंग्लिश नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे पदार्थ होंगे जो दूसरे का रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। तो जो दूसरे का अपचयन कराएंगे, और जब दूसरे का अपचयन कराएंगे तो उनका खुद का ऑक्सीकरण होगा, जो कि आगे इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको पहले से पता थे, फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया है, आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज की हमारी मेन टॉपिक है हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता। सभी हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणी होते हैं, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्युत ऋणी की इंग्लिश होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये वर्ग 17 में है, और वर्ग 17 तक प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक हो जाता है, और इस कारण इनकी त्रिज्याएं घट जाती हैं और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। हैलोजनों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np5, और इसलिए इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह अक्रिय तत्वों के समान स्थायी हो जाएंगे। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो तो आप कहेंगे कि उसका अपचयन हो रहा है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको आप आक्सीकारक कहते हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि हैलोजन आक्सीकारक का कार्य करते हैं, अर्थात हैलोजनों में शीघ्रता से अपचयित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप जानते हैं आक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनका खुद का अपचयन होता है, तो हैलोजनों में शीघ्रता से अपचयित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
क्योंकि आक्सीकारक दूसरे का आक्सीकरण कराते हैं और उनका खुद का अपचयन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। एक उदाहरण से आपको बात और क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड का या क्लोरीन की अभिक्रिया हमने कराई है, जिससे प्राप्त हुआ है सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो हम कहेंगे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम आक्सीकारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है वह आक्सीकारक का कार्य कर रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ही सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर पा रहा है। तो यही मैंने आपको बताया कि आक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं का तो अपचयन कराते हैं, लेकिन इसके कारण किसी दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के चक्कर में ही सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ है। क्लियर बात है। इसको हम आक्सीकरण संख्या से भी समझ सकते हैं। आप जानते हैं मुक्त अवस्था में आक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ पे आक्सीकरण संख्याएं 0 है। लेकिन यहाँ पर जब NaCl बन गया है तो Na की आक्सीकरण संख्या -1 और Cl की हो गई है ऋण 1। आप देखें तो क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या 0 से ऋण 1 हो गई है, अर्थात आक्सीकरण संख्या में कमी आई है। और आक्सीकरण संख्या, जिस पदार्थ की आक्सीकरण संख्या में कमी आती है, अभी मैंने बताया कि आप उसको कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम आक्सीकारक कहते हैं। तो आक्सीकरण संख्या के आधार पर भी हम यहाँ पे Cl को आक्सीकारक कह सकते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए यह वर्ग 17 है जिनके अणुओं को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सीरियल होता है। यदि इसमें हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आक्सीकारक क्षमता घटेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर नए नए कोष जुड़ेंगे और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और परमाणु त्रिज्या अधिक होने पे विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती है। आपने सीधा सीधा भी पढ़ा है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं एक दूसरे प्रकार से इसकी आक्सीकारक क्षमता को समझते हैं। हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमताओं की तुलना उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के आधार पर किया जा सकता है। जैसे यदि फ्लोरीन के मानक अपचयन विभव की हम बात करें तो ये मान होता है 2.87 वोल्ट। क्लोरीन का इससे थोड़ा कम होता है 1.36 वोल्ट। ब्रोमीन का थोड़ा सा और कम हो जाएगा 1.09 वोल्ट, और आयोडीन का सबसे कम होगा 0.54 वोल्ट। इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव का मान घट रहा है। मानक अपचयन विभव का मान घटने का अर्थ है, जैसे यहाँ पर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन के मानक अपचयन विभव का मान कम है, तो इसका अर्थ है कि इसमें अपचयन की प्रवृत्ति कम है। और यदि अपचयन की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो यह आक्सीकारक का अच्छा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें अपचयन की प्रवृत्ति जितना ज़्यादा होगी वह उतना ही अच्छा आक्सीकारक होगा। क्लियर बात है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक आक्सीकारक क्षमता घटती है। आवर्त सारणी में ऊपर स्थित हैलोजन अपने से नीचे स्थित हैलोजन आयनों को उनके विलयनों से विस्थापित या आक्सीकृत कर देते हैं। तो आक्सीकारक क्षमता के कारण ही यह देखने को मिलता है कि जो ऊपर स्थित हैलोजन हैं वे अपने से नीचे वाले हैलोजन आयनों को आक्सीकृत कर देते हैं। इस बात को थोड़ा हम क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक विलयन तैयार किया है Ki अर्थात पोटेशियम आयोडाइड का। आप जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड एक आयनिक पदार्थ है, तो जब इसको हम जल में घोलेंगे तो यह अपने आयनों में टूट जाएगा, तो बनेगा पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन, यानी I-। अब इस विलयन में हम प्रवाहित करते हैं Cl2 गैस को। तो यहाँ पर जो Cl2 गैस है यह I- से अभिक्रिया करेगी, और यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी इस बात को समझिए।
आप जानते हैं कि जो Cl2 है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो ऐसा नहीं आप कहें क्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखेगी, तो यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। आप कहेंगे सर आयोडीन में भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, तो I- को ऐसे ही रहने दें। लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्लोरीन में आयोडीन से ज़्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण कर लेगा और Cl2 से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl- में, यानी क्लोराइड आयन में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद आयोडीन उदासीन हो जाएगा और उदासीन अवस्था में यह कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 है और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, अर्थात I- का यहाँ पर I2 में ऑक्सीकरण हो गया। और यह ऑक्सीकरण कराया किसने? तो Cl2। तो यही मैंने अभी आपको लिखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग है, इसमें जो ऊपर स्थित हैलोजन है वे अपने से नीचे वाले हैलोजन के आयनों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है I- ने, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर बात? लेकिन दूसरी बात मैंने लिखी थी कि विस्थापित करता है, तो विस्थापित करना हम क्यों कहते हैं? तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि यदि इसके आयनिक रूप को हम न लें, हम डायरेक्ट Ki को ले लें और ये Cl2 से अभिक्रिया करें, तो बात वही है कि जो Cl2 यानी क्लोरीन जो है वो I के इलेक्ट्रॉन को I- के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहाँ से Cl- बनेगा, K+ के साथ यह जुड़ के KCl बन जाएगा और I2 अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को देखकर आप कह सकते हैं कि क्लोरीन ने आयोडीन को विस्थापित कर दिया है। तो चाहे आप विस्थापित करना कहें, चाहे आप ऑक्सीकृत करना कहें, दोनों बात एक ही है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 है और मुक्त अवस्था में हो जाने के कारण यहाँ पे 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 से 0 हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और जो क्लोरीन है यह 0 से ऋण 1 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, यानी कि Cl का यहाँ पर, क्लोरीन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और आप जानते हैं जिस पदार्थ का अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में जो Cl2 है यह ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है। जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी। सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो हैलोजनों में सबसे अधिक है। यह दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन के साथ साथ ठोस प्रावस्था में भी ऑक्सीकृत कर देती है। तो फ्लोरीन की ये विशेष बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोरीन है यह विलयन में, जैसा अभी आपने कराया, यह विक्रिया तो करता ही है, यह ठोस प्रावस्था में भी अपने से नीचे वाले हैलोजन आयनों को उनके उदासीन अणुओं में ऑक्सीकृत करता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। हैलोजनों की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को इनकी जल से अभिक्रिया द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे यदि हम फ्लोरीन की जल से अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि फ्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो बहुत अधिक है, मतलब ऑक्सीजन से भी अधिक है। इसलिए ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन के साथ यह जुड़ गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिक्रियक की तरफ एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 का यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब यह अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है। आप जानते हैं H2F2 जो है एक्चुअल में HF का यह डाइमर है, और यह जो डाइमर है यह बनता है हाइड्रोजन आबंध के कारण, जिसको मैं आगे एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यह एक आयनिक पदार्थ भी है, तो यदि यह अपने आयनों में टूट जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन बनेंगे। तो आयनिक रूप में हम लिखें तो देखिए F2 हो गया और यहाँ पे 2H2 आप कर लें, 2 यहाँ मेरे से छूट गया है, तो आप 2H2 और 2F2 कर लें, तभी बैलेंस होगा।
यहाँ से बनेगा 4H+, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 4 है, फ्लोरीन परमाणु भी यहाँ पे 4 है, तो 4F- और +O2। तो इस तरह से फ्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में यदि आप ध्यान दें, यहाँ पे 2 रखें तो फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी। चारों के चारों फ्लोरीन परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इनका ऑक्सीकरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है अर्थात इनका अपचयन हुआ है। क्लियर बात है। यदि हम क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएं जल से, तो अभिक्रिया थोड़े अलग प्रकार से होगी। देखेंगे Cl2 जल से अभिक्रिया करेगा तो यह पहले टूटेगा H+ और OH- में, जल टूटेगा H+ और OH- में, और यहाँ पे जो क्लोरीन के परमाणु हैं एक जुड़ेगा H+ के साथ और एक जुड़ेगा OH- के साथ। यहाँ पर यदि हम ऑक्सीकरण संख्याओं को देखें तो यहाँ पर एक Cl की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 है और जबकि दूसरे क्लोराइड की यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 है। क्लियर है। आप यहाँ पे इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का ऋण 2 और हाइड्रोजन का धन 1 रखकर। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2 Cl परमाणु थे ये दोनों के दोनों अपचयित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये वाला तो अपचयित हुआ है और यहाँ पे तो आप ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि देख रहे हैं, यानी कि यह तो ऑक्सीकृत हो गया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीकारक गुण है यह ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 4 फ्लोरीन के परमाणु थे और सब के सब अपचयित हुए हैं, यानी कि सबका अपचयन हुआ है। और यहाँ पे 2 परमाणु हैं क्लोरीन के, लेकिन इसमें से एक का अपचयन हुआ है और एक का ऑक्सीकरण भी हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक क्षमता है या आप कहें अपचयन करने की जो प्रवृत्ति है वह अधिक है। इसी प्रकार यदि हम ब्रोमीन को चेक करें तो ब्रोमीन भी क्लोरीन के समान ही व्यवहार करता है। आयोडीन तो जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है सामान्य परिस्थितियों में, और इन सभी अभिक्रियाओं के आधार पर हम फिर से कह सकते हैं कि फ्लोरीन से आयोडीन तक ऑक्सीकारक प्रवृत्ति घटती है। क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हैलोजनों द्वारा हैलाइड आयन के ऑक्सीकरण के चरण। तो अभी आपने देखा कि जो हैलोजन होते हैं, जो ऊपर वाले हैलोजन होते हैं, वे अपने से नीचे वाले हैलोजन के आयन को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीकरण है वो एक्चुअल में 3 चरणों में होता है। तो अब हम उन चरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो X2 है, जो कि किसी पदार्थ को, किसी हैलाइड आयन को ऑक्सीकृत कर रहा है, सबसे पहले इसका वियोजन होता है। तो देखिए ये वियोजित होकर हैलोजन परमाणु में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे गैस अवस्था में अणु था तो गैस अवस्था में परमाणु भी बना। आप जानते हैं वियोजन में हम गैसीय अणु को ही लेते हैं। यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है इसको हम कहेंगे वियोजन एंथैल्पी, या इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे डेल्टा डिसोसिएशन H, मतलब वियोजन की एंथैल्पी। यहाँ पर 2 हैलोजन के परमाणु बन रहे हैं, तो इसलिए हम इस अभिक्रिया में 1/2 से भाग दे देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, ताकि हैलोजन के परमाणुओं की संख्या 1 हो जाए। तो यदि हम ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हाफ X2 और यहाँ पे बनेगा 1 हैलोजन परमाणु, क्योंकि इसके आगे 1/2 लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हैलोजन परमाणु यहाँ पर बनेगा। साथ ही ये जो डिसोसिएशन एंथैल्पी था ये भी अब पहले से आधा हो जाएगा, तो इसमें भी हमने 1/2 डिसोसिएशन एंथैल्पी कर दिया। अब यह जो परमाणु बना है यह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे जो परिवर्तन होगा एंथैल्पी का उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो X- बन गया है, यानी कि हैलाइड आयन बन गया है। अब क्योंकि यह अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रही थी, अर्थात जल में हो रही थी, तो यहाँ पर जो X- बना है, जो X- बना है इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि जल योजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे जल योजन की एंथैल्पी। तो हैलोजन का जो ऑक्सीकरण था, मतलब किसी हैलोजन द्वारा या ऊपर वाले हैलोजन द्वारा अपने से नीचे वाले हैलोजन के आयन को ऑक्सीकरण करने की जो प्रवृत्ति है, एक्चुअल में यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है। पहले यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और फिर हाइड्रेशन हुआ। और इस आधार पे हम कह सकते हैं
कि हैलोजनों की आक्सीकारक क्षमता 3 कारकों पर निर्भर करती है, और ये कारक हैं वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जल योजन एंथैल्पी। और यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ से अलग कर दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको कुछ समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस बेहतरीन चैनल से जुड़ने के लिए